बता दिए। देखो भाई, स्टार्ट है ना वो तो, है ना। अभी कल ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में या माइनस कर लेना आप, है ना। माइनस से करना इस क्वेश्चन को। जब आपका आंसर कितना था वो, m इज ग्रेटर देन 1/2, या माइनस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 था ना जो कल कराया था, वो प्लस से करा दिया था जल्दबाजी में, और माइनस करके करना। और आंसर तो सेम ही है, सॉल्यूशन भी सेम ही है, बस माइनस कर लेना वहां पर। माइनस से किया है। हाँ तो बस ये, हाँ तो माइनस कर लेना उसको बस। हाँ जी। अब देखिए कहाँ तक हो गए थे कल क्वेश्चन, 30 तक हो गए थे। ये हो गया था, यहां तक हो गए थे। अब देखिए इसके बाद के क्वेश्चंस देखते हैं। 31, आवाज करेंगे बिल्कुल बंद, और क्वेश्चंस की ओर अब मूव करेंगे आप। अजय, साइन एक्स, चूंकि तीनों की तीनों श्रेणी दे रखी हैं, और इनमें से पूछा है कि कौन सी अभिसारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट। ठीक है। अब इसका ये एनवा पद है, कौन सा पद है, एनवा पद है, और ये भी इसका एनवा पद है, और ये भी इसका क्या है, एनवा पद है, तीनों की तीनों। अच्छा, ये समीशन नहीं दिया है क्या इसमें। क्या चीज, लाइव नहीं आ रहा, लाइव नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना। अब देखो वैसे अगर हम चर्चा करें, एक आपका ये वाली टर्म दे रखी है, एक ये वाली टर्म दे रखी है। अब दो तो सीरीज हैं, अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं है कि सीरीज है कि अनुक्रम है। अब सीरीज होती तो समीशन लगा होता, सीरीज होती तो क्या लगा होता, समीशन लगा हुआ होता। या फिर अनुक्रम है तो अनुक्रम पे लिमिट लगाने पर फाइनाइट आनी चाहिए, तो कन्वर्जेंट होगी। अब ये तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था, इसका एनवा पद क्या आता है बोलो, इसका एनवा पद un कितना आ जाता है बोलो, साइन 1/n। अब इसका एक्सपेंशन करो, साइन एक्स का प्रसार, आप जानते हो साइन एक्स का प्रसार कितना होता है, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल। देखो साइन एक्स का तो जानते हो ना सभी, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, यही तो होता है। अब x के स्थान पे कितना है बोलो, 1/n, तो 1/n माइनस 1/n³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां से कॉमन कितना आता है बोलो, 1/n, तो 1 माइनस फैक्टोरियल 3 n²। अब ये जो बाहर आती है इसको हम मान लेंगे सहायक श्रेणी, सिग्मा vn, तुलनात्मक परीक्षण के लिए सिग्मा vn बराबर सिग्मा 1/n⁻1। और एक श्रेणी होती है आपकी हाइपर हार्मोनिक, लास्ट क्वेश्चन है आपके, है ना, फिर कल से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होगी। हाइपर हार्मोनिक है, और हाइपर हार्मोनिक की पहचान होती है समीशन 1/n⁻p। यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी तो अभिसारी, p की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी तो
अपसारी। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू एक से छोटी या एक के बराबर तो अपसारी। यही तो होता है बोलो। अब चूंकि यहाँ से पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक है, तो कैसी है बोलो, ये अपसारी है। अब ये अपसारी है तो यहाँ तो ये अपसारी हो जाती है। दूसरे की बात करें ऑप्शन की, ये दे रखा है साइन यू एन बराबर, इसका एन व पद आएगा साइन 1/n²। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे अब एक्स के स्थान पर 1/n² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/n², और ये n³ यानी कि ये हो जाएगा n6 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बोलो, 1/n²। अब ये 1/n² तो ये 1 माइनस फैक्टोरियल 3 यानी कि 6n4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको क्या मानेंगे बोलो, सिग्मा वी एन बराबर सहायक श्रेणी बोलो क्या आती है, 1/n²। यहाँ पी का मान कितना है बोलो, पी बराबर कितना है 2, तो कैसी है बोलो, अभिसारी है। तो सेकंड ऑप्शन में तो अभिसारी आ रहा है। ठीक है, थर्ड के बारे में कुछ कहा ही नहीं है उसने, नन ऑफ दीज कह रहा है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सेकंड। अब थर्ड में ना तो समेशन लगा हुआ है, समेशन लगा हुआ होता तो हम इसे मान लेते क्या, श्रेणी। क्या मान लेते, श्रेणी। अब श्रेणी का n पद ये होता ही, और 10 को खोलते, 10 को कैसे खोला जाता है बोलो, साइन की तरह ही खुलता है, लेकिन प्लस में आता है x प्लस x³ / 3 आता है x प्लस x, तो ये फिर वो 3/2 हो जाता है, ये कन्वर्जेंट हो जाते फिर। लेकिन यहाँ क्या नहीं लगा हुआ है, समीशन नहीं लगा हुआ है, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं होता, साइन कोस 10 इनमें अगर कोई भी श्रेणी दे रखी है तो किससे सॉल्व करते हो, एक्सपेंशन से, प्रसार के द्वारा। प्रसार के बाद फिर एक सहायक श्रेणी मानी जाती है Vn, और उसे चेक करते हो हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से, तो दूसरी आपकी कन्वर्जेंट है। ये है 31 का आंसर क्या दे रखा है, 31 का 2 ही है। हो गया क्या, देखो भाई 32वां, लिखो जल्दी लिखो, 32, बोलो क्या आएगी इसकी लिमिट, पी की वैल्यू कोई भी 0 से बड़ी राशि है, जैसे 2 ले लो या 3 ले लो, जैसे 2^n होता, 2^n होता, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n 0, यानी कि एक ही आंसर आएगा। या लॉग लेकर भी लिमिट निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, लॉग लेकर भी आप क्या निकाल सकते हो, लिमिट निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आएगा 1, 32वें का। ठीक है देखो, पी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है,
अब इसको मैं y मान लेता हूँ। क्या मान लूँ बोलो? y बराबर लिमिट n टाइम्स टू, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, ठीक है। अब ले लेते हैं दोनों तरफ लॉग। ये हो जाएगा आपका log y, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो घात आ जाती है आगे, तो 1/n log p। अब चूंकि p तो पहले से ही फाइनाइट दे रखा है, कोई भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, और लिमिट लगी हुई है n टाइम्स टू इन्फिनिटी। तो जब किसी फाइनाइट वैल्यू में इन्फिनिटी का डिवाइड करोगे, तो फाइनाइट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो log y बराबर आ रहा है आपका 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा बोलो? एंटी लॉग आ जाएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाएगा 2। 32वें का आंसर हो जाएगा आपका कितना? 2। ऑप्शन नंबर 2, और लिमिट आएगी इसकी 1। किसको? हाँ, अब इसमें क्वेश्चंस चलो बना लेते हैं। ठीक है भाई, और इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं। हो गया? देखो 33वें में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लोएस्ट अपर बाउंड पूछा है, ठीक है, यानी कि उच्चक पूछा है। लोएस्ट अपर बाउंड्स, अपर बाउंड्स की सबसे छोटी वैल्यू यानी कि उच्चक, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड की सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि निम्नक, यानी इनफीमियम। अब चूंकि यहाँ एस नहीं दिया हुआ है, तो दोनों के लिए एस ये मान लेना, एस इक्वल टू -1 की पावर n, और n बिलोंग्स टू n, ये मानते हो? हाँ जी, एस यहाँ ये है। तो मुझे बताओ एस बराबर क्या चलता है? दो ही एलिमेंट चलेंगे इसमें, n का मान -1, 1 रखने पर, फिर प्लस का 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, है ना। अब इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना x, वो किससे छोटा आ रहा है? 1 से, और किससे बड़ा आ रहा है? -6 से, या किसके बराबर है? 1 के। तो बोलो ये क्या हो गया? इसका उच्चक। क्या हो गया बोलो? उच्चक। और ये क्या हो गया बोलो? इसका निम्नक। दोनों क्वेश्चन हो गए 33 और 34, है ना। ये हो गया इसका निम्नक, और ये हो गया इसका उच्चक, ठीक है भाई। अब निम्नक को बोलते हो आप कितना? लोअर बाउंड्स की अपर वैल्यू, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफीमियम या इनफीमम, निम्नक या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमियम। इसको बोलते हो आप सुप्रीमम, या फिर लोएस्ट अपर बाउंड, LUB, अपर बाउंड की लोएस्ट वैल्यू, इसको बोलते हो सुप्रीमियम या लोएस्ट अपर बाउंड। तो ये आ जाएगा उच्चक, ये आ जाएगा निम्नक। तो आपसे क्या पूछा इसमें? लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड की लीस्ट वैल्यू, यानी कि क्या हो जाता है? उच्चक। परिभाषा खूब अच्छे से पढ़ाई थी, बारीकी से, पता है ना। उच्चक कितना आ जाएगा? 1। 33 का आंसर लगा देंगे फिर आप 2। अब क्वेश्चन है ही नहीं तो इसमें क्या, फिर तो एक तो बनाया है। हाँ, ये तो हमने खुद ने बना दिया, जब है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे? फिर उसके अनुसार बना देंगे, फिर दिक्कत आ रही है। तो मैंने तो देखा ही नहीं आंसर क्या है इसका, फिर उसके अनुसार बनाना पड़ता है ना आपको। अब तो आप इसी को लिख लो जो बताया है ना। उच्चक हो गया 1 और निम्नक हो जाएगा -1। 34 में भी यही लिख लेना।
33 34 दोनों साथ साथ कर लेना, है ना। वो तो सेट पे डिपेंड करता है, जैसा सेट आएगा उसी अनुसार आप सुप्रीमियम और इनफीमियम निकालते हो। करवा दिए ना, लिख लिया। अबे ये वही वाला है, -1 कर लेना, एस वही मान लेना इसको, है ना। ठीक है, एस नहीं दे रखा ना इसमें भी, एस वही मान लेना। अब ये मैंने कराया था, ये आपका पता है, ये करा ही दिया था। एक कृमि क्षेत्र है, असत्य कथन पूछा है। ये क्षेत्र तो होता है लेकिन कृमि तो नहीं होता, तो ये वाला गलत है। तो 35 का जो आंसर आता है वो कितना आता है बोलो, 2 आता है। 36 कराई दिया था, पी पर में है और क्यू अपर में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कैसी आएगी, अपर में आती है। 37वां था, ये करा दिया था क्या, 37 जो जो करा दिए बोलो। 37 का आंसर थर्ड था। 38 करा दिया था, आर्किमिडीज गुणधर्म नहीं जानते। और ये आपका पिछला जो एमपी में जो पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चरर का, उसमें भी क्वेश्चन था। और इससे जो कृमि क्षेत्र वाला था वो भी था उसमें, जो इससे पहले जो कॉलेज लेक्चरर हुआ है एमपी में, दोनों क्वेश्चन थे। यदि एक्स और वाई दो परमेय संख्याएं दे रखी हैं और एक्स एक पॉजिटिव संख्या है, तो एक प्राकृतिक संख्या एन का अस्तित्व इस प्रकार कर सकते हो कि एन एक्स को आप किससे ग्रेटर कर सकते हो, वाई से। भाई एक नेचुरल नंबर का गुणा कर दो एक्स में, तो वाई से आप इसे ग्रेटर कर सकते हो। ये कौन सा गुणधर्म होता है, आर्किमिडीज गुणधर्म। आर्किमिडीज गुणधर्म। ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट 2017 या 16 में हुई थी, कॉलेज लेक्चरर, एमपी कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है। कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है ये। और इससे पहले जो कृमि क्षेत्र वाला था वो भी कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ था। पेपर दिखा दूंगा, भले कल दिखा दूंगा, अगर आज समय मिला तो आज दिखा दूंगा 5 मिनट के लिए, है ना। मान लिया, देखो तो। हाँ जी, ये हो गया था आपका 38। 38 के बाद प्राकृतिक संख्याओं के ये करा दिया था कि 39। कोई सीमा बिंदु होता है क्या इसका, नहीं होता ना, तो फाई होगा ना। क्लोज तो होगा ही होगा, जिसका कोई सीमा बिंदु नहीं होगा वो हमेशा क्लोज सेट होता है। देखो, नेचुरल नंबर के सेट के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या था बोलो, फाई। पूर्णांकों के समुच्चय जड़ का भी क्या था, फाई। होल नंबर्स का भी क्या था बोलो, फाई। और फाइनाइट सेट का भी क्या था बोलो, फाई। फाइनाइट सेट का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं आता, फाइनाइट सेट का भी क्या था बोलो, फाई था। परमेय संख्याओं का सीमा बिंदु आया था आर, अपरमेय का आया था आर, और खुद आर का तो क्या आया था, आर ही आया था। ड्राइव सेट अगर आपने इनके निकाले थे ना, द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, क्यू के आए थे आर, की कंप्लीमेंट के आर, आर के आर थे ही। और इन सभी फाइनाइट सेटों के कितने थे बोलो, फाइव। और जेड एन, इनका भी कितना था बोलो, फाइव था। एन जेड डब्ल्यू और फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट निकलता नहीं। और जिनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं निकलता वो हमेशा क्लोज सेट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज सेट। क्लोज की कंडीशन होती थी कि ड्राइव सेट ऑफ ए का सबसेट होना चाहिए। अब बताओ, इसका जो ड्राइव सेट आया वो आया आर, क्या क्यू का सबसेट है क्या, तो ये क्लोज नहीं है, ये भी क्लोज नहीं है, ये क्लोज है। और ये चारों की चारों क्लोज सेट है। चारों की चारों कैसे सेट है, क्लोज सेट है। तो ये इसका आंसर था आपके पास फोर्थ। ये करा दिया था ना आपको, 40वां करा दिया था क्या, नहीं कराया, तो करो तो 40वां करोगे। आवाज नहीं भाई, 40वां है, इसका सीमा बिंदु पूछा है। अब देखो प्लस माइनस में चल रहा है, एक तो चल रहा है एक -1, एक फिर 3/2 हो गया,
यानी कि एक में कितना जुड़ गया, 1/2 जुड़ गया। फिर -3/2 हो गया। फिर आपका हो रहा है कितना, 4/3 माइनस का 4/3, प्लस माइनस में वैसे चल रहा है 4/3, यानी कि ये हो गया अब आपके पास कितना, 1। -1 की पावर n, और अपॉन में लगाएं क्या, n लगाएं, और 1 रखेंगे तो भैया 0 हो रहा है। n-1 करते हो तो आपका हो जाएगा 1, ये नहीं होगा। फिर दो अलग अलग सीक्वेंस मान लो, इसमें दिक्कत कहाँ जा रही, दो सीमा बिंदु आ रहे हैं ना, दो अलग अलग सीक्वेंस मान लो, एक तो प्लस वाली ले लो, एक माइनस वाली ले लो। यानी s बराबर, ऐसे लिख लो इसको, 1 3/2 4/3 और 3/2 4/3 डॉट 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 डॉट, एक लिख लो -1 -3/2 -4/3 डॉट 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 डॉट, है ना। अब वो इसका nवा पद लिखो, अब इसका nवा पद, nवा पद, इसका nवा पद लिखो और इसका भी nवा पद लिखो। ऐसा क्वेश्चन इस बार भी था सेकंड ग्रेड में, पता है ना। तो एक तो मिल गई थी आपको, एक नहीं मिली, दो भी तो निकल सकते हैं लिमिट पॉइंट, 3 भी निकल सकते हैं। हाँ जी, यहाँ लिख सकते हो आप, जैसे कि 3/2 है, ये कितना बोलो, 3/2, 4/3, यानी कि ऊपर तो हो रहा है n+1, नीचे कितना हो रहा है, n हो रहा है। ऊपर तो हो रहा है n+1 और नीचे कितना हो रहा है, n हो रहा है। तो कितना हो रहा है बोलो, n+1/n, ठीक है। लेकिन n की जो वैल्यू है क्या चल रही है बोलो, n का जो मान है 0 तो रख ही नहीं सकते ना इसमें, n का मान 2, पहला पद छोड़ सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। इनफाइनाइट जब सीमा बिंदु निकाला जाता है ना, सीमा बिंदु के प्रतिवेश में उस सेट के अनंत बिंदु विद्यमान होने चाहिए। अगर 1 दिक्कत दे रहा है तो इसको छोड़ सकते हो भले, 1 को छोड़ दो, अगर ये भी दिक्कत दे रहा है -1 को भी छोड़ दो। अब इससे तो बना सकते हो। अब देखो ये हो गया आपके पास 3 4 5, एक से स्टार्ट कर रहे हो, जब 3 4 5 से कर रहे हो तो n का मान 1 से स्टार्ट करते हो ना, तो इसे क्या लिख सकते हो, n+2। और इसे क्या लिख सकते हो नीचे, n+1। इसे क्या लिख सकते हो बोलो, n+2, और नीचे क्या लिख सकते हो बोलो, n+1। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, प्रथम पद छोड़ दो दोनों के वाले, दिक्कत आती है ना, तो ऐसे कर लिया करो। तो भाई एक आध पद छूट जाता है ना, तो कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। सीमा बिंदु की परिभाषा तो ये होती है कि उस पॉइंट के नाइबरहुड में उस सेट के कितने पॉइंट आने चाहिए, अनंत पॉइंट आने चाहिए। अब इस पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, 1 और -1 आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो दोनों पर, ऊपर 1 1 तो 1 आ गया, ये आ जाएगा -1, तो थर्ड आंसर हो जाता है 40 का। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, देखो एग्जामिनर होता है भाई कैसे भी दे सकता है। एक हम लिखते हैं ना 1/n को, ध्यान है ना आपको। जैसे मैं पूछता हूं आपसे a बराबर 1/n क्लोज है क्या, क्लोज सेट है क्या, आपका उत्तर होता है नहीं, क्योंकि इसका सीमा बिंदु 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। लेकिन एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है और एग्जामिनर ऐसे लिख दे, अब पूछ रहा है 1 1/2 1/3, बोलो क्लोज है क्या, इसका सीमा बिंदु अब भी क्या आ रहा है 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आता है, और 0 इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन एग्जामिनर क्या कहे, अब a को ऐसे लिख दे कि भाई 1/n, n बिलोंग्स टू n, और यूनियन 0, इसमें क्या और ले लिया,
जीरो भी ले लिया। अब पूछे क्लोज है क्या नहीं है, अब कह दोगे क्लोज है। इसका सीमा बिंदु क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो अब इस सेट में है या नहीं है, तो अब ये क्लोज है। एग्जाम्पल ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दे, ए बराबर, अब लिख दिया इसने जीरो, फिर लिख दिया वन, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। अब मुझे बताओ जीरो से तो कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रही, बन रही है क्या, नहीं बन रही, तो इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ दिया। अब इससे तो सीक्वेंस बन रही है। अब इससे सीक्वेंस क्या बन रही है, 1/n, और इसका लिमिट पॉइंट कितना आया है, जीरो, और जीरो इस सेट में समाहित है। जब इस सेट में समाहित है तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर किसी सेट का सीमा बिंदु सेट में विद्यमान है तो सेट कैसा कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। अब ये क्लोज सेट है। अब ये जो सेट है वो कैसा सेट है, बोलो, क्लोज सेट है। बस समझ में आई ना। तो इस कारण मैंने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया था, 1 और -1, क्योंकि वो सीमा बिंदु थे। अगर पूछा जाए कि भैया अब ये सेट क्लोज है क्या, तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि इसके कितने सीमा बिंदु आए, दो आए, 1 और -1, और दोनों इस सेट में है या नहीं है, देखो दोनों इस सेट में, तो क्लोज सेट है। कैसा सेट है, क्लोज सेट है। यदि किसी सेट के समस्त सीमा बिंदु सेट में विद्यमान हो, यदि किसी सेट के समस्त सीमा बिंदु सेट में विद्यमान हो तो सेट कैसा होता है, क्लोज होता है। तो ये वाला क्लोज नहीं है, ये दोनों क्लोज नहीं है, जबकि ये वाले क्लोज हैं, क्योंकि इसमें मैंने किसको सम्मिलित कर दिया, जीरो को भी सम्मिलित कर दिया। तो जीरो को सम्मिलित करने के कारण ये आपके हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, 40वां। ठीक है भाई। टेस्ट पेपर में देंगे कैसा क्वेश्चन बना के। जब तक तो भूल जाओगे आप इसको। ऐसा देंगे पर ये नहीं देंगे, ये कहा है मैंने, ऐसा देंगे पर ये नहीं देंगे जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हाँ साहब यही था क्या, जब भी गलतियां कर दोगे। लिख लिया ना। ये करा दिए थे क्या सभी, अब इससे आगे की नहीं कराए हैं, थोड़ा स्पीड रखो है ना। और मैंने कराए हैं सब लिमिट पॉइंट खूब विस्तार से टेबल बना के कराई है। इधर से क्लोज सेट के भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए, ओपन इंटरवल के भी काफ़ी कराए। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। 26 से चालू की। अब थोड़ा टाइम तो लगता ही है, अब 8-8 क्वेश्चन का सवाल होता है, एक आध क्वेश्चन को बात हो तो जब तो छोड़ भी देते हैं। अब 8-8 क्वेश्चन का छोड़े जाएं। रियल में 8 थे इस बार पेपर में, अब 8 कम होते हैं क्या। हाँ जी। देखो भाई, ये पूछा है कि ये जो समृत अंतराल है, आवाज नहीं करेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे। ये जो समृत अंतराल है किस समुच्चय के समस्त सीमा बिंदु हैं। अब बोलो इसका ड्राइव सेट निकालो। ड्राइव सेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब है ए से बी के मध्य समस्त रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसका ड्राइव सेट क्या था, पूरा क्लोज इंटरवल ए बी, ये पढ़ाया था मैंने। अब ये लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज है, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, ये भी क्लोज ही आएगा। ये राइट से क्लोज है, इसका ड्राइव सेट निकालोगे तो ये भी आ जाएगा आपका क्लोज सेट ए बी। ये खुद क्लोज है ही, तो क्लोज का तो क्लोज आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी, जिसमें ए और बी भी सम्मिलित हैं। तो इसका क्या आएगा, बोलो, ए और बी। अब इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट है, केवल दो। ये ना तो ओपन इंटरवल है ना क्लोज, क्योंकि करली ब्रेकेट में लिखा हुआ है, और करली ब्रेकेट में लिखा हुआ है तो इसमें कितने एलिमेंट है, दो। तो ड्राइव सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स, भाई इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, फाइनाइट एलिमेंट है। अब फाइनाइट एलिमेंट के सीमा बिंदु निकलते हैं क्या, यदि किसी सेट में परिमित अवयव हैं, फाइनाइट एलिमेंट जैसे 5 हैं या 10 हैं या 20 हैं,
तो उस केस में उसका कोई सीमा बिंदु नहीं निकलता। सीमा बिंदु के लिए कम से कम सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए? अनंत। और अनंत के बावजूद भी हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वाल्जानो को स्टेटमेंट कहता है अगर असीमित तो एलिमेंट हो लेकिन समुच्चय कैसा हो? परिबद्ध हो, तो डेफिनेटली उसका एक सीमा बिंदु होगा। तो देखिए इसका आता है फाई, तो इसका फाई आता है ना कि क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये जो है वो परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। और परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। लिखाया भी है, क्वेश्चन भी कराए हैं, कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। हो गया? बढ़े आगे? अगर आपकी इच्छा हो तो आगे बढ़ें, नहीं हो तो भी आगे बढ़ें। बोलिए। और तो कुछ नहीं है, बस बस आपको हाँ और ना में जवाब देना, बस बढ़ते जाओ। हम्म। छोरा आगे के क्वेश्चन है क्यों ना करें, आवाज करने लग जाते हो। हाँ भाई, बच्चे का कहना है, हमारा नाम लेके कह रहा है, प्रिय सर, जैसा कि आपको पता है 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है, आप सभी को भी पता होगा। जब भी 30 का 31 का जो भी आप जिस दिन मनाओ वो आप पे डिपेंड करता है। हमारी संस्कृति में भाई बहन का सबसे प्यारा त्योहार है, जिसके कारण हम सभी को अपने अपने घर जाना है। भाई अपने ही जाते हैं। और त्योहार की वजह से भीड़ बहुत अधिक रहेगी, जिसके कारण हमें घर जाने में परेशानी होगी, जिसके कारण हमें घर पर कम से कम 2 या 3 दिन पहले जाना होगा। 2 या 3 दिन पहले। तो कृपया करके हमारी छुट्टी संडे टू संडे कर दी जाए। ने अच्छा लिखा है। यूएनएम स्टूडेंट्स प्रिय बैच। देखो, हम तो भले छुट्टी तो केवल 7 की का 8 दिन की ले लो, कोई समस्या नहीं है, पर ये है, सुनो, अब वो मैं दे दूंगा, मैं अपने हिसाब से दे दूंगा, वो तो मैं कर दूंगा अपने हिसाब से। पर 2-3 चीजों का ध्यान रखो, जो पढ़ाते हैं ना उसको साथ के साथ रिवाइज करना। छुट्टी रहेंगी, एक दिन का त्योहार रहेगा, जो भी 3-4 दिन की छुट्टी रहेंगी उसमें बचे हुए दिन आपको क्या करनी है, जो पुराना पढ़ लिया वो तैयार रखना है। ठीक है? छुट्टी की बात है, मंडे को शायद 29 तारीख है। मंडे को अरे सुनो, संडे को और मंडे को क्लास ले लेते हैं। मंडे तक क्लास लेने के बाद फिर आपकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे को आ जाना। और मैं कर दूंगा, अभी ये सोच मंथन करेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कब से छुट्टी करनी है। अभी क्वेश्चंस कीजिए।
हाँ भाई, आवाज नहीं। वो प्रॉब्लम क्या है भाई? आवाज नहीं भाई, हम कर देंगे। अरे ये जब एडमिशन लेने आई थी, पापा के साथ आई थी, उस समय बिल्कुल ऐसे साइलेंट बैठी थी जिसकी कोई सी। हमके लाली या चीजें दे दे, वह चीजें, और आज सबसे ज्यादा बात करती है। भाई देखो, इनका चित्तौड़ है तो चित्तौड़ जाने के लिए एक दिन जाने का कम से कम। अब किसी का जोधपुर है, कोई गंगा, श्री गंगानगर जाता है, एक दिन जाने का और एक दिन आने का, 2 दिन तो वो गए। अब घर वालों के पास जाएंगे तो कम से कम 2 दिन तो उनके साथ भी रहना पड़ता है, तो 3 से 4 दिन फिर होना चाहिए। वो करेंगे हम अपने आप कर। अब जो नहीं जा रहा वो यहाँ पढ़ लेना। वो एमएससी वाली क्लास रखेंगे फिर उस टाइम। हाँ भाई, डिस्कशन हो गया हो तो सीट को कंप्लीट कर लो, नहीं फिर कल कॉम्प्लेक्स वाली स्टार्ट नहीं होगी। ड्राइव सेट ऑफ क्यू बराबर आर। भाई क्यू के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है? आर होता है ना? द सेट ऑफ और लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर इक्वल्स टू आर द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या ये तो कराया था? ये हो गया 1/n, और 1/n पर लिमिट लगाते हो n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या आता है? 0। ये आपको पता ही है। तो 43वें का आंसर है 0। और इससे पिछले वाले का था थर्ड। जो करा दिए उन पे तो कहाँ मंथन करना। समुच्चय जेड के सभी पूर्णांकों के समुच्चय का अभी बताया था कुछ समय पहले। ड्राइव सेट ऑफ जेड बराबर कितना आता है? 5। ड्राइव सेट ऑफ जेड बराबर कितना आता है बोलो? 5। इसके बाद आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू का मतलब हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अपरमेय संख्याएं। जब परमेय का पूरा आर आया था तो अपरमेय का भी क्या आएगा? आर ही आएगा। तो ड्राइव सेट ऑफ की कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आर, यानी कि अपरमेय संख्याओं का अगर हम व्युत्पन्न समुच्चय निकालें या ड्राइव सेट निकालें, वो भी क्या आता है? पूरा की पूरा आर आता है। ठीक है, ठीक है, पूरा की पूरा क्या आता है बोलो? आर आता है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया ही था, और इस टाइप का कॉलेज उसमें सेकंड ग्रेड 2022 में भी आया था, वो मैं करा ही चुका हूँ। और वो मैंने रिजल्ट के बेस पे भी लिखाया है, ये वाला जो एग्जाम्पल आएगा नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये रिजल्ट के बेस पे भी कराया है। अब एन का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो एन बराबर 1 रखो, तो ये बनेगा एन बराबर 1 पर -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल। एन बराबर 2 पर -2/3 से 2/3। फिर ऐसे ही आप रखते जाओ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे -1 और ये प्लस का 1। ये माइनस का 1 और ये क्या आता है बोलो? प्लस का 1 आता है। यही तो आता है बोलो। फिर एन बराबर 3 रखो, एन बराबर 3 रखो बोलो, माइनस -2/3/4 और 3/4। ये सब क्लोज इंटरवल चल रहे हैं, है ना? और ऐसे ही आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाइए। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1/1 माइनस का 1। अब क्लोज लगा हुआ है, तो ये तो इसमें सम्मिलित होगा नहीं, तो ओपन आएगा इधर से।
और इधर की साइड में n/n 1 आएगा, तो इधर की साइड में क्या हो जाएगा बोलो, ओपन हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हो जाता है आपके पास कितना बोलिए, -n/n+1, और ये n/n+1 है तो क्लोज इंटरवल, इसमें अनंत बिंदु हैं। अब इन पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो इधर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, ओपन इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। है तो इंटरवल ही, लेकिन लास्ट वाले पॉइंटों पे लगाओगे तो -1 से 1 आ जाता है। अब चूंकि इनका इंटरसेक्शन लेना है, सभी का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। अब देखो पहला जो इंटरवल चल रहा था वो चल रहा था आपके पास कहां से कहां तक, -1/2 से -1/2 से 1/2, एक क्लास में कराया था कि मैंने, -1/2 से 1/2। अब दूसरा हुआ था -2/3 से 2/3। अब 2/3 का मतलब हो जाएगा आपके पास 1/2 से बड़ा, और -2/3 हो जाएगा इससे बड़ा। ठीक है भाई। अब वो अगर मैं इस क्वेश्चन की चर्चा करूं और लास्ट वाला आएगा -1 से 1, है ना, इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें इसके अनुसार लास्ट आएगा -1 से 1। अब इसका इंटरसेक्शन पूछा है तो इसके इंटरसेक्शन में सबसे छोटा तो यही आना चाहिए था, -1/2 से 1/2, लेकिन कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो इस इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर लो, यूनियन में कन्वर्ट कर लो। अब यूनियन में कन्वर्ट करोगे तो ये एलिमेंट भी आ जाएंगे, इससे बड़े वाले भी आ जाएंगे, -1/3 से 1/3, फिर ये सभी आते चले जाएंगे आपके। हैं, इंटरसेक्शन आएगा ना, -1/2 से 1/2 आ जाएगा ना, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल आ जाएगा ना, ये सबसे छोटा इंटरवल है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वो यूनियन में ही होगा, जल्दबाजी में टाइपिंग वाले कर देते हैं ना। लिख लो इसको, -1 से 1 कर दो, यूनियन कर दो इसको यूनियन कर लो। यूनियन में समस्त एलिमेंट आते हैं। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन में तो कॉमन आनी चाहिए, पहला सेट दूसरा सेट तीसरा सेट, पहला छोटा है इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और इस सबसे बड़ा ये, तो इंटरसेक्शन में सबसे छोटा सेट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये आना चाहिए था, ये ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इन सबका यूनियन निकालूं तो सबसे बड़ा सेट, मैंने कल भी बताया था कि अगर ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी बराबर बी ही आता है। अब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और इनमें सबसे बड़ा है तो ये सभी की सभी इसमें समाहित है, तो इनका यूनियन यही आएगा। अगर इंटरसेक्शन की बात करता तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो इंटरसेक्शन यही आता। सबसे छोटा सेट तो ये है और सबसे बड़ा ये है। अगर यूनियन की बात करूं तो ये आ जाएगा, इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। क्लोज नहीं होता इसमें, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी है ना, इन्फिनिटी को आप जानते नहीं, इन्फिनिटी को आप जानते नहीं तो उसे नहीं कह सकते कि उस सेट का एलिमेंट हो। जैसे 1/n पे लगाते हो ना, 1/n पर लगाते हो तो 0 आता है, लेकिन 0 को हम उस सेट का एलिमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये आएगा ना आपका -1 आएगा, लेकिन इन्फिनिटी पे आप पहुंच ही नहीं पाए तो कैसे कह दिया -1 आएगा। ये क्लोज दे रखा है, अरे आवाज नहीं पे, देखो ये क्लोज दे रखा है हमने मान लिया, लेकिन आपको किसकी ओर जाना है, इन्फिनिटी कि अगर मैं इन्फिनिटी की ओर पहुंचता हूं तो ये किसकी ओर भागेगा, -1 की ओर भागेगा, और ये 1 की ओर भागेगा। लेकिन मैं इन्फिनिटी पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, पहुंच जाओगे क्या, अगर पहुंच गए तो मैं लिख देता -1 फिक्स, और इधर लिख देता +1 फिक्स। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई जाती है, लिमिट आती है इसकी -1, -1 तो आती है, -1 की ओर हम पहुंचेंगे, फिक्स इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते, इन्फिनिटी से कुछ पहले वाले मान लेने पड़ेंगे, फाइनाइट तक ही पहुंच पाओगे, चाहे आपने कितनी भी बड़ी डिजिट से डिजिट ली है। ठीक है, फाइनाइट तक ही रुकना पड़ता है, फिर उसके बाद हम अंदाजा लगाते हैं कि वो -1 की ओर जा रही है, क्योंकि इन्फिनिटी पे आप पहुंच नहीं पाते हो। ठीक है, वो मैंने पहले भी बताया था, 1/n पे लगाया था तो कितना आया था, 0, कितना आया था, 0, और 0 सेट का एलिमेंट था क्या, नहीं था ना। हाँ भाई, मुझे बताओ
इसने कहा है, आपको कुछ याद आ रहा हो, मैंने बताई थी विवृत समुच्चय की परिभाषा ओपन इंटरवल की। कोई भी समुच्चय विवृत समुच्चय होता है यदि प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। जैसे कि ए क्या है बोलो, विवृत होगा यदि ए का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है। यही तो है, ए का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है। प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है यानी इंटीरियर पॉइंटर है, आंतरिक बिंदु है। प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है यानी इंटीरियर पॉइंट है। ये लिखाया था मैंने, आंतरिक बिंदु है यानी कि इंटीरियर पॉइंट है। या फिर मैंने क्या कहा, ए जो है या ए अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। सही बात, अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश है। अपने प्रत्येक बिंदु का क्या है बोलो, प्रतिवेश है। अब मुझे एक चीज बताओ, अजय एक चीज बताइए आप, आपको कुछ याद आ रहा हो तो ओपन इंटरवल कौन कौन से थे? एक तो आर था और एक फाई था और एक ओपन इंटरवल था, एक उनका यूनियन था। आर और फाई और ओपन इंटरवल थे। अब बताओ ये आर और फाई में से है क्या ये? ना तो आर और ना फाई, तो इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है। तो अपने समस्त अवयवों का प्रतिवेश है? नहीं, गलत बात है। हो गया, अगर ये समस्त प्रत्येक बिंदुओं का प्रतिवेश हो गया तो इस केस में इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो जाएगा, और आंतरिक हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, विवृत समुच्चय। जबकि आपने पढ़ा है क्यों, तो विवृत होता ही नहीं। दूसरा है अपने किसी भी अवयव का प्रतिवेश नहीं है। सही बात है, जीरो का प्रतिवेश है, जब किसी का नहीं है तो जीरो का क्यों हो जाएगा। समस्त वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश है, गलत बात है। देखो क्यों नहीं होता है, आपको कुछ पता हो, नाइबरूड की परिभाषा क्या कहते हैं कि सेट का हमने एक एलिमेंट लेंगे एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक एप्सिलॉन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हो, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि एक्स तो बिलोंग कर जाए आपका इस ओपन इंटरवल में एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में, और ये सबसेट होना चाहिए किसका बोलो, ए का। किसका सबसेट होना चाहिए, ए का। तो ए को तो कह देते हैं हम क्या, एक्स का नाइबरूड, और एक्स को कह देते हैं ए का आंतरिक बिंदु। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट कौन सा है बोलो, क्यू है। अब मैं जीरो को ही उठा लूँ, किसको उठा लूँ, जीरो को, भाई कोई भी एलिमेंट है। जैसे कि ये पूरी रियल लाइन है और इसमें मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, बोलो कौन सा, जीरो। जीरो बिलोंग्स टू क्यू, कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब जीरो का एक प्रतिवेश बनाओ, यानी कि जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन। अब आप जानते हो रियल लाइन पे इसमें अनंत परमेय और अनंत अपरमेय आएंगे, यानी कि जीरो तो आपका बिलोंग कर गया किस में बोलो, जीरो माइनस एप्सिलॉन में और जीरो प्लस एप्सिलॉन में। अब ये जो है वो किसका सबसेट आना चाहिए, क्यू का। क्यू में आती है केवल परमेय परमेय, जबकि इसके बीच में कैसी भी आ जाएंगी, अपरमेय भी आ जाएंगी, तो इसका सबसेट नहीं है। तो जीरो जो है क्यू का आंतरिक बिंदु नहीं है, और क्यू जो है जीरो का नाइबरूड नहीं है। जब जीरो का नहीं है तो कोई भी बिंदु ले लो, ये तो हमने स्विच लिया था, कोई भी बिंदु ले लो तो किसी का भी आंतरिक बिंदु नहीं होता, क्योंकि क्यू विवृत ही नहीं होता। मैंने लिखा रखा है विवृत के लिए, तो मैंने क्या लिखा है, एक तो आर है, एक फाई है, एक ओपन इंटरवल है, वही उनके आंतरिक बिंदु है। इनके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, तो इसका प्रतिवेश नहीं है। तो क्यू जो है जीरो का प्रतिवेश नहीं है, क्यू जीरो का प्रतिवेश नहीं है। ये लिखाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। या जीरो क्यू का आंतरिक बिंदु नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ले लो भैया, और देखो अगर कोई भी रियल नंबर लूं और उसका छोटा सा भी प्रतिवेश बनाऊं तो उसमें अनंत परमेय और अनंत अपरमेय आती हैं, जबकि सेट दे रखा है केवल परमेय परमेय का। जब अपरमेय क्या परमेय में चली जाएंगी, क्या नहीं जा सकती, तो फिर वो नाइबरूड नहीं होगा और आंतरिक बिंदु नहीं होगा। तो जीरो क्यू का आंतरिक बिंदु नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है सेकंड। इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, या ये अपने किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है, किसी भी बिंदु का नहीं है, एक भी बिंदु का नहीं है। कौन नहीं है, क्यू। ऐसे क्यू कंप्लीमेंट भी नहीं है, क्यू कंप्लीमेंट भी नहीं है।
जिस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, एक भी ना हो, तो वो तो स्वयं अपना प्रतिवेश हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ भाई, आर मैंने क्या बताया था, विब्रत समुच्चय। आर मैंने क्या बताया था, क्लोज सेट यानी कि समरस समुच्चय भी। आर विब्रत भी होता है और समव्रत भी होता है। और आपने पढ़ा था कल ही, मैंने एक प्रॉपर्टी दोबारा भी लिखाई थी कि किसी भी क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो वो आता है ओपन सेट, और ओपन का निकालते हो तो वो आता है क्लोज सेट। जैसे कि आर आपका क्लोज है तो आर का कॉम्प्लीमेंट निकालो, आर माइनस आर बराबर फाइव, तो फाइव कैसा हो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आर और फाइव ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। अब मुझे बताओ, जब फाइव ओपन है, कैसा है, ओपन सेट है, ओपन सेट है, तो ये अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होगा, प्रतिवेश होगा। क्या होगा, प्रतिवेश होगा। और इसमें कोई बिंदु नहीं है तो प्रतिवेश तो होगा ही होगा, सीधी बात है। इसमें कोई बिंदु नहीं है तो ये तो प्रतिवेश होगा ही होगा। तो ये अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होता है, बोलो, प्रतिवेश होता है। लिख लिया क्या सभी ने? हो गया ना? प्रतिवेश की परिभाषा जानते हो कि नहीं जानते? एक्स का एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ, और वह, उसमें जितने भी पॉइंट आएंगे परमे और अपरमे वाले, वो उस सेट में जाने चाहिए। तो शर्त ये होगी, कोई भी सेट विव्रत कभी हो सकता है जब उस सेट में परमे और अपरमे दोनों हो, और ओपन इंटरवल में परमे और अपरमे दोनों होती हैं, और आर में भी परमे और अपरमे दोनों होती हैं। इस कारण ही वो विव्रत बनते हैं, और कोई विव्रत नहीं बनता आपका। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, रिक्त समुच्चय। आप जानते हो रिक्त समुच्चय फाई जो होता है ना, वो कैसा समुच्चय भी होता है, बोलो, विव्रत समुच्चय भी होता है। अभी विव्रत समुच्चय होता है तो अपने प्रत्येक बिंदु का कैसा बिंदु है, बोलो, आंतरिक बिंदु है। इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, और ये अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होगा, प्रतिवेश भी होगा। तो अपने समस्त अवयवों का क्या हो जाएगा, बोलो, प्रतिवेश। ये कह रहा है जीरो का प्रतिवेश, गलत, जीरो तो इस सेट में है ही नहीं। जीरो है क्या, नहीं है। ये कह रहा है अंतराल माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का प्रतिवेश, इसमें तो अनंत बिंदु आ गए, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई क्यों नहीं है, कौन सा है, दूसरा है, क्योंकि अपने समस्त अवयवों का क्या होगा, प्रतिवेश। या फिर इसके समस्त अवयव जो होंगे वो क्या होंगे, आंतरिक बिंदु। अब समस्त अवयव कितने हैं हम बताइए, एक भी ना, एक भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बोलो, सेकंड हो जाता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, अगर कोई भी समुच्चय विव्रत समुच्चय है तो उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, और वह सेट अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होता है, प्रतिवेश होता है। और आर और फाई हमेशा क्या होते हैं, विव्रत समुच्चय होते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। और इसके बाद तो लगातार सब करा दिए थे कि कुछ छूटे थे? हाँ जी, 49 करा दिया क्या? 49 का आंसर कितना था, 50 का थर्ड, ये कराया था। देखो ये क्वेश्चन है ना, जो जो आपका एमपी कॉलेज लेक्चरर हुआ था पुराना वाला, उसमें भी था ये 2017 वाला एमपी कॉलेज लेक्चरर। हाँ जी, 51। भाई देखो, एक पर में और एक अपर में दोनों को जोड़ेंगे तो कैसी आएगी, अपर में, ये तो अपर में आएगी, ठीक है। और लेकिन एक पर में और एक अपर में, इनका गुणनफल भी क्या आएगा, अपर में ही आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है ना।
तो दोनों p प्लस क्यू तथा पी क्यू दोनों ही कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 51 का आंसर हो जाएगा कितना? 4th हो जाएगा। हाँ जी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू क्रमित क्षेत्र तो होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। ये भी आपका एमपी में आया हुआ क्वेश्चन ज्यादा है। तो इसने कहा है, देखना वो तो क्या वहाँ इजी पेपर होता है थोड़ा सा, यहाँ का आपका इस लेवल का, वहाँ कॉलेज लेक्चरर का। यहाँ सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो, वहाँ कॉलेज लेक्चरर के लिए पढ़ना। पर लेवल क्या थोड़ा सा आपका हाई कर दिया हमने पढ़ाने का भी, क्वेश्चंस कैसा भी बन के आ जाए तो आप कर दोगे, इस कारण हमने थोड़ा लेवल हाई कर दिया। इसमें कॉलेज लेक्चर तक के क्वेश्चन समाहित हैं, आपको पता है। अजी, क्या एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है क्या? नहीं। एक कह रहा है आर्किमिडीज क्षेत्र परंतु पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं। एक कह रहा पूर्ण क्रमित क्षेत्र एवं आर्किमिडीज क्षेत्र दोनों पूर्ण तो है ही नहीं, ना तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र और ना ही आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का गुणधर्म किस पे लगता है? रियल नंबर के सेट पे। और मैंने कहा था जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है वो आर्किमिडीज होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आर्किमिडीज हो लेकिन पूर्ण ना हो। अब मुझे बताओ आर्किमिडीज है या नहीं है? दो परमेय संख्याएं लो, छोटी छोटी, कोई भी दो परमेय संख्याएं लो, जैसे x बराबर ले लिया आपने 0.5 और y बराबर ले लिया आपने 0 या y बराबर ले लिया आपने 10 ले लिया। अब मुझे बताओ x में कौन सी नेचुरल नंबर से गुणा करूं इससे बड़ा हो जाए? n बराबर मैं 10 ले लेता हूं तो 5 आएगा। 21 ले लो तो देखो nx कितना आ जाएगा? 10.5। और ये किससे बड़ा हो जाएगा बोलो? यानी कि 22 से। तो आर्किमिडीज गुणधर्म की क्या हो रही है? पालना हो रही है। आर्किमिडीज गुणधर्म की पालना होती है। आर्किमिडीज है लेकिन पूर्ण क्रमित क्षेत्र तो नहीं होता है, क्योंकि उसका उच्चक और निम्नक जो निकालते हैं ना इसके सबसेट का, वो उसमें क्यू में नहीं जाता है। √2 आया था और माइनस का √2 आया था। √2 और माइनस का √2 जो एग्जाम्पल कराया था, √5 और माइनस √5 वो अपर में आते थे, तो पूर्ण नहीं होता था, केवल क्रमित होता है। तो उसने कहा एक आर्किमिडीज क्षेत्र है परंतु पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। तो दूसरा इसका आंसर हो जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 52। आर्किमिडीज तो है लेकिन पूर्ण तो होता ही नहीं। पूर्ण की तो मैंने परिभाषा लिखा है। पूर्ण तो कौन सा होता है? केवल आर और सी केवल क्षेत्र होता है, क्रमित भी नहीं होता। ये क्रमित क्षेत्र तो होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। अजय, निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है? p/q के रूप में लिख रही है परमेय। ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया 3.012 पे बार, ये भी परमेय। पॉइंट के बाद संख्या समाप्त हो गई, ये भी परमेय। और √8 यानी कि ये होगा आपके पास 2√2। और √2 जो होती है वो कैसी होती है? अपर में। और मैंने अभी एक क्वेश्चन भी कराया था, जब अपर में का परमेय से गुणा करेंगे तो कैसी आती है? अपर में ही आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो इसमें ये नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है अपर में, और ये वाली अपर में है। ये तीनों पर में है। नंबर सिस्टम की क्लास आ गई होगी, वो देख सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 3 क्लासेज आ गई होंगी नंबर सिस्टम वाले। बड़े हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं। एक कराई दिया था। 54 का आंसर कितना था? 1 था है? उच्चक 3/2 था, निम्नक 0 था। बालजानो वास्टास प्रमेय निम्न में से किस समुच्चय के लिए प्रयुक्त की जा सकती है? ये करा दिया था शायद।
ये करा दिया तो फिर छोड़ो। बेस समुच्चय जो विवृत तथा समृद्ध दोनों हो, आर और फाई। आर और फाई जो है वो ऐसे समुच्चय हैं जो विवृत और समृद्ध दोनों होते हैं। ठीक है भाई, स्पीड बनाओ थोड़ी सी। निम्न में से ये करा दिया क्या? स्टेटमेंट कौन सा कथन सत्य है? समुच्चय का सीमा बिंदु आवश्यक समुच्चय का अवयव होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि 1/n, उदाहरण क्या था? a बराबर 1/n, और इसका जो सीमा बिंदु आता है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/n कितना आता है? 0। इन्फिनिटी को आप जानते नहीं, और 0 जो है वो a में बिलोंग नहीं करता है। कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। किसी समुच्चय का उच्चक आवश्यक समुच्चय का अवयव होता है क्या? नहीं होता। अब देखो, जैसे कि ये लिया मैंने कोई भी सेट ए बराबर लिया ओपन इंटरवल 0-1 का उच्चक बोलो कितना है? उच्चक आ रहा है 1, जो कि सेट ए में विद्यमान नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा है? गलत है। परिमित समुच्चय का उच्चक आवश्यकता समुच्चय का अवयव होता है, सेट फाइनाइट है तो होगा भाई। जैसे ए बराबर आ गया 1 2 3, 1 2 3। अब इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू बोलो कितनी आएगी? सुप्रीमियम ऑफ ए बराबर कितना आ गया? 3, और 3 तो आपका किस में जा रहा है? खुद ए में जा रहा है। ये सही है। परिमित समुच्चय का निम्नक समुच्चय का अवयव नहीं होता है? होता है। इसका निम्नक भी निकाल लो। इनफीमियम ऑफ ए, ये कितना आ रहा है? 1, और 1 भी किस में जाता है? ए में जाता है। तो ये चौथा स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। समझ में आया ना? ठीक है, हम तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं जो इसकी बात का खंडन करता हो। तो ऐसा एग्जाम्पल आप ढूंढ लेते हो, तो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है क्या? नहीं है। ये जो असमिका है वो कैलकुलस वाली है, उससे होगी। लांगराज की थ्योरम आती है ना, ये लॉग वाली दे रखी है, 58 भी है। ये लांगराज से होती है, जैसे रोल पर में पढ़ते हो, एक लांगराज की पर में पढ़ते हो, उससे हो गया। 59 तो करा दिया था शायद, नहीं कराया? फिफ्टी नाइन में तो मोड़ है, पकड़ लो। प्लस वाली अभी सारी होनी चाहिए। दोनों की दोनों ही तो अभिसारी होती हैं। आवाज नहीं भाई, अच्छे बच्चे कभी भी आवाज नहीं करते। देखो भाई, ये लांगराज समीका से होगी, ठीक है? कैलकुलस पढ़ाऊंगा ना, उसमें करा दूंगा। इसमें से पूछा निरपेक्ष, निरपेक्ष को चेक करने के लिए, निरपेक्ष जो अभिसरण होता है वो होता है अल्टरनेटिव सीरीज का, यानी कि एकांतर श्रेणी का। एकांतर श्रेणी, और एकांतर श्रेणी आती है आपके पास कितनी? u1 माइनस u2 प्लस u3 डॉट 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 डॉट, यानी कि यही चलती है। ये कैसी होनी चाहिए? अभिसारी। ये कैसी होनी चाहिए? अभिसारी। निरपेक्ष का इस बार भी क्वेश्चन था सेकंड ग्रेड 2022 में, -1 की पावर n माइनस 1/n, वो सापेक्ष अभिसारी थी शायद। और इसका मोड लगा दो, अजी मोड लगा दो, ये भी कैसी हो बोलो? अभिसारी। मोड लगाने पर यानी कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। अब मुझे बताओ भाई, पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है, पॉजिटिव वाली भी अभिसारी होनी चाहिए। अगर मैं इसको पॉजिटिव में बनाता हूँ ना मोड लगा के, तो कितना बनता है बोलो? समेशन 1/n। कैसी श्रेणी? हाइपर हार्मोनिक।
और पी की वैल्यू कितनी है 1, तो कैसी है अपसारी, यानी पहली अभिसारी दूसरी अपसारी, तो ये कैसी है निरपेक्ष तो नहीं है। अगर मैं इस पे मोड़ लगा दूं तो ये बनेगा सिग्मा 1/n⁴ 1/2। अब पी का मान कितना है 1/2, और पी का मान 1/2 है ना, किससे छोटा 1 से छोटा, तो कैसी है ये भी अपसारी, ये भी डाइवर्जेंट हो गई और वो भी डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, अब बात रही इसकी, इस पे मोड़ लगा दो तो ये बनेगा आपके पास कितना साइन 1/n, और ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ समय पहले ही कराया था। एक्सपेंशन करोगे तो ये 1/n बनेगा सिग्मा वी n, यानी कि सिग्मा 1/n। पी का मान कितना है यहाँ पर भी 1, तो ये भी अपसारी। अब ये वाली बच जाएगी, एन की पावर कितनी है 3/2, तो पी का मान 1 से बड़ा, तो ये वाली हो जाएगी आपकी निरपेक्ष अभिसारी। मोड को चेक कर लो, मोड लगाकर उसको आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। भाई मोड वाली भी तो अभिसारी होनी चाहिए, 3 तो है ही ना रही मोड वाली, तो लेबनिज टेस्ट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो 60 61 62 63 ये करा दिए, 64 65 66 67 कराया तो था आगे, फर्स्ट एड का क्वेश्चन था। 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 करवाना है। देखो ये जो पदस्थ समाकलन वाला क्वेश्चन दे रखा है ये आपके सिलेबस में है नहीं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, तो 81 को तो हटा सकते हो भले आ जाए, 81 को आप हटा सकते हो। वैसे तो मोस्टली अब तो हो गए हैं पीछे वाले तो, है ना, थोड़े बहुत रह रहे होंगे। ये तो सीटी खत्म हो गई, इसके बाद तो सभी हो गए। दो की तो हो गई ना क्लियर, आवाज नहीं करी।
आवाज नहीं थी। हाँ तो 80 तो है ना, लो 80। ठीक है भाई। अभी जो 80वां क्वेश्चन है वो आपका ये है, एक्स अपॉन एक्स ही दे रखा है ना, एक्स अपॉन एन की पावर पी एन की पावर क्यू, एन स्क्वायर नहीं है वो एक्स स्क्वायर है। अगर एन स्क्वायर ही देता तो क्यू प्लस 2 कर देता है एग्जाम में, है ना। 80 जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, एक्स स्क्वायर एक समान अभिसारी है। अब एक्स पे डिपेंड है, और अब जब आप सीरीज को कर रहे हो तो पार्शियल सम ही होता है। अब यानी कि ये कोई श्रेणी के एन पदों का योग दे रखा है, या फिर किसी अनुक्रम के एन पदों का योग दे रखा है। ये किसका दे रखा है बोलो, अनुक्रम के एन पदों का योग दे रखा है। किसका दे रखा बोलो भाई, जब भी आप सीरीज बनाते हो अनंत श्रेणी, u1 फिर u1 प्लस u2 s2 मानते हो, u1 प्लस u2 प्लस u3 s3 मानते हो, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बराबर क्या होता है आपका sn। यानी कि ये sn होता है, क्या होता है sn। अब sn आपको दे रखा है, या sn आपको दे ही रखा है, तो देखो ये कितना दे रखा है बोलो, x अपॉन या fn मान लो, कुछ भी मान लो जैसे आपकी इच्छा हो, दिक्कत होती है तो fn x कह लो भले चाहे। ये कितना है बोलो, n की पावर p प्लस n की पावर q और एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हमें ऐसी वैल्यू लेने की, लिमिट नीचे n है ना, नीचे n है, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनेगा, 0। पॉइंट वाइज कन्वर्जन चेक करेंगे पहले तो, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे क्या बनता है बोलो, 0। फिर आपको पता है कौन सा परीक्षण लगाते हो इसे चेक करने के लिए, इसे चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण लगाते हो, ये छोरा काई, दो ही तो परीक्षण बताए मैंने, या तो बायस्ट्राइस एमएन परीक्षण या फिर बायस्ट्राइस एम परीक्षण। अब मैंने इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो बायस्ट्राइस एमएन परीक्षण लगा दो, तो क्या निकालते हो, वाई निकालोगे या एमएन निकालोगे, निकालते हो कि नहीं निकालते, ये तो बोर्ड काम नहीं करता है। एमएन बराबर सुप्रीमियम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दे ही रखा है, कोई भी रियल नंबर हो। अब एफ एन एक्स ये है ही है, और एफ एक्स आपका 0 आया ही है, इसको वाई मान लेता हूँ, माना वाई, इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, एफ एन एक्स ये है एक्स अपॉन एन की पावर पी, और मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू एन क्यू एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब देखो फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा चाहिए ना, सुप्रीमियम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमा के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए बोलो, 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पे mn का मान क्या आना चाहिए, 0। हाँ जी, डेरिवेटिव करो, नीचे का वर्ग एन क्यू एक्स स्क्वायर, ये आएगा नीचे का वर्ग, अब नीचे का गुणा ऊपर का अवकलन, तो एन पी प्लस का एन क्यू एक्स स्क्वायर, नीचे का गुणा ऊपर का अवकलन कितना आएगा 1, माइनस ऊपर का गुणा नीचे का अवकलन, इसका हो जाएगा 0, अब इसका हो जाएगा 2x और n की पावर q बराबर में कितना आ गया, 0। अब नीचे वाला तो पूरा की पूरा 0 में चला ही जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बचा हमारे पास n की पावर p, अब ये बचा 2x स्क्वायर एन क्यू, और ये बचा एन स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर एन क्यू, तो कितना बचा बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यू बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ किसकी, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बोलो, एन की पावर पी अपॉन एन की पावर क्यू, ठीक है, ये आ गया।
अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकल सकता है, क्योंकि धनात्मक दे रखे हैं ना, तो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव के लिए निकल जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा बोलो? एक्स बराबर आ जाएगा कितना? एन की पावर पी माइनस क्यू तो चला ही जाएगा। अब इसका लेना है वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा? बटे 2 पर मैक्सिमम मान मिलेगा, मैक्सिमम मान मिलेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ से उठाकर अब हम कहाँ रख देंगे? एम एन में। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एम एन का मान क्या होना चाहिए? 0। अब इसका मान एम एन में रख देंगे, तब एम एन बराबर कितना आ जाएगा? उस पर लगा देंगे फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि ये ना एक्स का मान कितना आया बोलो? एन की पावर पी माइनस क्यू अपॉन 2 अपॉन एन की पावर पी है ये, प्लस फिर यहाँ से कितना है बोलो? एन की पावर क्यू, एन की पावर क्यू और एक्स स्क्वायर है, तो एन की पावर पी माइनस क्यू। ठीक है भाई, अभी कितना आया बोलो? ये एन की पावर चल रही है पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अभी कितना चला बोलो? क्यू से क्यू कैंसिल, तो कितना आ गया? 2np। ठीक है, अब इसको कहाँ लाना है? नीचे। कांस्टेंट का कोई रोल रहता ही नहीं, तो 1/2 को तो ऐसे ही रहने दो, कोई तभी तो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी पे क्या बनेगा? 0। अब इसको नीचे ले आओ। हाँ जी, ये एन की पावर पी है। अब इसको घटाओ तो कितना आएगा बोलो? माइनस का p/2 और प्लस का q/2, तो कितना आ गया बोलो? ये 1/2 और n की पावर, तो ये दो p/2 बचा, ये q/2, तो कितना बचा? p प्लस q/2। अब बोलो ये 0 कब हो सकता है? जब p प्लस q/2 जो है, या फिर ये जो है, अगर मैं इसको मोड लगा दूं तो ये प्लस में बन जाएगी। कैसी सीरीज बनेगी फिर बोलो? हाइपर हार्मोनिक। हाइपर हार्मोनिक मोड लगा देते हो ना, अब आप मोड लगा दो, 2 को छोड़ दो, हाइपर हार्मोनिक। अब पावर कितनी है बोलो? 2 है ना। यदि पावर का मान 1 से बड़ा है तो कैसी हो जाएगी बोलो? अभिसारी हो जाएगी। यानी कि पावर कितनी है इसकी? p प्लस q/2, तो p प्लस क्यू जो है वो किससे ग्रेटर हो जाता है बोलो? 2 से। यदि p प्लस क्यू की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाती है तो ये कैसी हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। तो क्या है, क्या ये ऑप्शन उसमें? ऑप्शन है क्या? हाँ, तो वही आंसर है आपका। 167 भी यही है। लास्ट स्टेप में ये तो निकल गया आपका, है ना? तो ये एम एन बन चुकी है। ये भी एक श्रेणी का ही पद आता है, क्योंकि सुप्रीमियम के लिए निकालते हो ना, तो इसका मोड लगा दो। मोड लगा देते हो ना आप, जैसे ही मोड लगाओगे, जैसे इस पे मोड लगा दो, मोड ऑफ एम एन, इससे बड़ी श्रेणी बना लो, धनात्मक पदों की तो है ये, और ये 0 पे कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो इससे बड़ी श्रेणी बना ली आपने। लेस देन इक्वल 2 को हटा दो, कितना आ जाएगा बोलो? एन की पावर p प्लस q/2। हाँ, कंपेरिजन टेस्ट लगा दी, इसको bn मान लो, हाइपर हार्मोनिक बन जाती है। देख लो। 167 और है ये, है ना? ये कब आया हुआ है? 167। दिक्कत आती है, आप कम से कम ये क्वेश्चन कर लिया तो याद आ जाएगा, पेपर में भी आएगा। तो p प्लस क्यू ग्रेटर देन 2। हाँ जी।
हो गया ना। ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो 81 को भले आप छोड़ सकते हो, पदस्थ समाकलन है। क्योंकि पिछली बार भी जो तीनों क्वेश्चन आए थे ना कोई पदस्थ समाकलन का था, ना कोई पदस्थ अवकलनीयता का था, सभी के सभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के क्वेश्चंस थे। 82 को मैं करा देता हूँ। एट्टी टू को मैं करा देता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया, अनुक्रम के लिए तो आप एम रखो याद, और श्रेणी में भी एम लगा सकते हो। एन पद ये आता ही है भीतर, श्रेणी के क्वेश्चंस भी एम से कर सकते हो आप। P प्लस क्यू ग्रेटर देन 2, इतना तो पता होगा, ग्रेटर देन में आंसर आता है, पता है ना। हाइपर हार्मोनिक में किस में आंसर आता है? ग्रेटर देन में आता है। और चारों ऑप्शंस में से एक ही में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में ग्रेटर देन में आंसर, तो वो लगा सकते थे आप। एट्टी टू, क्वेश्चन नंबर 82। एट्टी थ्री तो कराई दिया था, 84 हो गया। ये पदस्थ समाकलन वाला है, फिर भी दिक्कत आएगी तो बताना पड़ेगा फिर इसमें। ऑलमोस्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस तो लगभग सभी की सभी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे 10-15 क्वेश्चन बच रहे होंगे बीच में अब तो। देखो, जो एक समान अभिसारी है वो हमेशा बिंदु अभिसारी तो होता ही है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट जो होता है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होता ही होता है, लेकिन अगर कोई बिंदु अभिसारी है तो जरूरी नहीं है कि एक समान अभिसारी हो। ठीक है, जैसे 82 का क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 यही है। देखो कौन सा आंसर होगा अगर आप लगाना चाहो तो, या तो एक समान अभिसारी और बिंदु अभिसारी दोनों होगा, या फिर बिंदु होगा एक समान नहीं होगा। भाई जो एक समान अभिसारी हो बिंदु तो होता ही होता है, और या फिर जो बिंदु है वो एक समान ना होगा। ठीक है, दो में से एक आंसर निकल के आएगा। बोलो क्या है इसका आंसर। भाई आप कौन सा परीक्षण जानते हो? एमएन जानते हो? एमएन परीक्षण लगा दो जो अभी लगाया है, मैक्सिमम मिनिमम वाला केस लगा देना, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे एमएन का मान 0 होना चाहिए। जब पी प्लस क्यू/2 की वैल्यू अगर आप किससे बड़ी लेते हो, 2 से बड़ी लेते हो, तो उस केस में लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे उसका मान कितना आता है? 0 आता है। 80, क्वेश्चन नंबर 80 था ना, 82। ये था इंटरवल। देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1। एफ एन एक्स क्या दे रखा है? एक्स की पावर एन परिभाषित है। तो एफ एन क्लोज इंटरवल 0-1 पर क्या होती है? एक समान अभिसारी, परंतु बिंदु अभिसारी नहीं है। एफ एन क्लोज इंटरवल 0-1 पर कैसी है? बिंदु अभिसारी है, परंतु एक समान अभिसारी नहीं है। अब इसने कह दिया बिंदु है लेकिन एक समान नहीं है। हाँ, ये दूसरा आंसर हो सकता है। ये कह रहा है एक समान है परंतु बिंदु नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक समान हो और बिंदु ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक समान से पहले वो बिंदु ही होनी चाहिए। ना तो 0-1 पर एक समान अभिसारी है और ना ही बिंदु। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। 0-1 पर एक समान है, बिंदु अभिसारी दोनों है, ये भी हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देखा जाता है कि उसकी लिमिट निकाली जाती है प्रत्येक एक्स की वैल्यू के लिए। अगर निकल रही हो तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, नहीं निकल रही है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। ये दे रखा है आपके लिए एफ एन एक्स। एफ एन एक्स, हाँ भाई बोलो, एफ एन एक्स बराबर कितना है? एक्स की पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0-1। अब एक्स की वैल्यू रखनी है आपको, है ना। अब मुझे बताओ भाई, एफ एन एक्स का मान लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी पर, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ एन एक्स का मान, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, x का मान अगर मैं 0 रख दूं, जब तो 0 है ही है, ठीक है, और x का मान मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख दूं, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी हो, जैसे कि x बराबर में अगर 1/2 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा फिर कितना बोलो, x की पावर n बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 1/2 की पावर n। जब इस पर लिमिट लगाओगे ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो, 0। कितना हो गया, 0। यानी x की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो तो भी 0, 0 से बड़ी ले रहे हो लेकिन 1 से छोटी ले रहे हो तो भी 0, लेकिन x का मान 1 लो, x का मान 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1, x बराबर 1 पर। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गई। क्या हो गई, पॉइंट वाइज, यानी x की वैल्यूज पे अलग अलग लिमिट निकल के आ रही है। तो कैसी कन्वर्जेंट हो गई बोलो, ये पॉइंट वाइज। तो बिंदु सदिश आ रही है भाई, लिमिट तो निकल रही है ना, लिमिट निकल रही है ना प्रत्येक x की वैल्यू के लिए। अगर प्रत्येक x की वैल्यू के लिए लिमिट निकलती है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो कैसा है बोलो, बिंदु सदिश आ रही है। अब हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पे काम नहीं करते, सभी पे काम करते हैं, बिंदु सदिश आ रही है। अब हम एक समान अभिसारी के लिए mn परीक्षण लेंगे, है ना। अब mn के लिए क्या निकालते हो बोलो, सुप्रीमियम निकालते हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू, वो भी किसकी बोलो, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की निकाल लो। अब हम तो कॉमन वाला ले लेंगे, है ना, और x बिलोंग्स टू, इसको ले लेते हैं ना, 0 से 1 वाला केस ले लेते हैं। भाई देखो सीधी बात है, अगर मैं x को मान 1 ले लूँ तो एफ एन एक्स को मान कितने का, ई 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो एफ एन एक्स को मान 1 ले लूँ तो ई भी 1 आएगा, और एक लिमिट भी कितनी आ रही है, 1। तो 1 माइनस 1 बराबर कितने का आएगा, 0। इधर बताओ ना, तो 0 आएगा। तो मैं 0 आता है उसको छोड़ दिया मैंने, मैंने 1 तक ले लिया। कहाँ तक ले लिया, 1 तक ले लिया। जब 1 तक ले लिया ना आपने, या 1 ले लो, है ना। अब बोलो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आपके पास आया, इसको ले लो, 0 to 1 वाले केस में कितनी आई है, 0, क्योंकि इसमें अनंत पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट है। और ये एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स कितना बोलो, एक्स की पावर एन। इसका निकालना है आपको क्या, सुप्रीमियम, रे माइनस का 0 हो गया, और एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है। बोलो एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देख लो, यही तो है, सुप्रीमियम वैल्यू यहीं से निकलेगी ना। सुप्रीमियम वैल्यू कितनी आएगी बोलो, पूरे के लिए बोलो कितनी आएगी, सुप्रीमियम वैल्यू बोलो कितनी आएगी, सुप्रीमियम वैल्यू बोलो कितनी आएगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्स की पावर एन का। ये इंटरवल दे ही रखो, एक्स को मान 0 रखेंगे तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 की पावर एन आई जाता है, और एक्स की पावर एन है, ये लिमिट एंटर टू इनफिनिटी पे सब 0 होते चले जाते हैं, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। कितनी आती है, 1। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बोलो, 1 आती है। इसकी जो सुप्रीमियम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी एम एन पर। इस पर लिमिट लगाना, एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन पर, क्या बोलिए, क्या 0 आता है क्या, 0 नहीं आता, तो एक समान अभिसारी नहीं है इस इंटरवल पे। जबकि कैसी है, बिंदु अभिसारी है। कौन सा आंसर होगा, सेकंड हो जाएगा। हाँ जी, हैं, वो पहले 1 लगाया जाता है, पहले 1 लगा दो, फिर बाद में लिमिट लगाएंगे, वो 1 हो चुका है पहले से, 1 × 1 × 1 1 हो जाता है उसी का, लिमिट लगी होती तो लगाते उसमें। जीरो वन पर एक समान अभिसारी नहीं है,
अपितु ये बिंदु सविसारी है, दे भी रखा है शायद इसमें, दूसरे प्रकार से सॉल्यूशन है वर्ष में, उसमें जो सॉल्यूशन है दूसरे प्रकार से, रियल वाली किताब में आपकी में एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन से, पहला एग्जाम्पल है आपकी किताब का। कल कॉम्प्लेक्स सीट स्टार्ट करेंगे, जो जो 10-5 क्वेश्चन रह गए लगभग हमें से, जो पीछे के रह गए 70-80% तो करा ही दिए बोर्ड पर, तो वो आधे घंटे में हो जाएंगे लास्ट, पर उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर देंगे। कितने? 40 वैसे बच रहे होंगे, इनमें से काफ़ी तो रिपीट होंगे, कराए होंगे, वो करके तो देखना, 1 मिनट एक क्वेश्चन को लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते, वो तो मुझे लिखने को टाइम देना पड़ता है आपको। ये बिंदु सविसारी वाली क्वेश्चन होंगे, और क्या होगा इनमें, 2 4 5, और श्रेणी और वो तो आप सभी जानते ही हो। ये 1 पर कन्वर्जेंट नहीं है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ना। हाँ, 1 घंटे रियल करा दूंगा जो क्वेश्चंस बच रहे हैं कल, और शेष आपकी कल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी।